हेलो एवरीवन, दिस इज आजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5। सो सरफेस केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स थे। वन इज एडसॉर्प्शन, सेकंड वन इज कैटालिसिस एंड थर्ड वन इज कोलाइडल सॉल्यूशंस। हम पहुंच चुके हैं पार्ट नंबर 2 पे, यानी कि कैटालिसिस पार्ट पे। सो अपने पिछले 5 लेक्चर्स में हम लोग एडसॉर्प्शन कंप्लीटली क्लियर कर चुके हैं कि क्या चीज होती है। एडसॉर्प्शन को अगर हम ब्रीफ करें तो बेसिकली है आग के सरफेस पे चिपक जाना। क्लियर। सो सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे, दैट इज कैटालिसिस। अब कैटालिसिस बेसिकली यार ये एक प्रोसेस है, यानी कि कैटलिस्ट का। ठीक है ना। तो हमने वैसे इस बात को चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं सबसे पहले। सो कैटालिसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी रिएक्शन को तेज कराया जाता है, एक प्रोसेस को तेज किया जाता है। क्लियर। हालांकि चैप्टर नंबर 4 में हमने इसका काइनेटिकल व्यू देखा था कि एक्चुअली में कैटालिस्ट करता क्या है। लेट मी रिकॉल यू, कैटालिस्ट ने किया क्या था इन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसके लिए ये पाथ है, तो अल्टीमेटली कैटालिस्ट क्या करेगा, एक अनदर पाथवे दे देगा। फाइन। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ लो एनर्जी पाथवे। कैटलिस्ट एक कम एनर्जी का पाथवे प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। फाइन। सो बेसिकली यार हुआ क्या था, इन 1835 बर्जीलियस नाम के बंदे ने सबसे पहली बार कैटलिस्ट शब्द जो था वो यूज किया था फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसके बाद से बेसिकली इस प्रोसेस का नाम क्या पड़ गया, कैटालिसिस, यानी कि द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीमेंट द रेट ऑफ रिएक्शन। बड़ा सिंपल सा फंडा है। अब इंक्रीमेंट से एक्चुअली में हमारा मतलब क्या है, इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। फॉर एग्जांपल KClO3 decomposes to give KCl plus O2. If I balance it, this comes out to be 2, 2 and 3. फाइन। सो ये जो बैलेंसिंग है जिसमें, सॉरी, ये जो रिएक्शन है जिसके अंदर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये हमारे पास बेसिकली कैरी फॉरवर्ड होती है एट 653 केल्विन टू 873 केल्विन। ये रिएक्शन जो है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कैरी होती है, यानी कि KClO3 पोटासियम क्लोरेट को, पोटासियम क्लोरेट को अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है, जायका लिखा हुआ हीट करना पड़ता है, सच दैट वो O2 का प्रोडक्शन कर सके। फाइन। बट अगर KClO3 के इसी डिकम्पोजिशन में मैं MnO2 डाल देता हूं, अगर इसी डिकम्पोजिशन में मैं MnO2 डाल देता हूं, देन इसे हीट करता हूं, तो ये वाली हीट रिएक्शन, यानी कि ये वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिलेटिवली वेरी लो टेम्परेचर पे भी अचीव हो जाती है, जबकि ये हमारे पास क्या है, हाई टेम्परेचर। ये हमारे पास हाई टेम्परेचर है। ज्यादा टेम्परेचर पे होने वाला रिएक्शन हमारे पास कम टेम्परेचर पे भी अचीव कराया जा रहा है, यानी कि कैटालिस्ट क्या कर रहा है, व्हाट MnO2 इज डूइंग, इट इज अ कैटालिस्ट। ये क्या करा रहा है, हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को कर रहा है तेज, जो एक्चुअली में ज्यादा टेम्परेचर पे होने वाली रिएक्शन उसको कम टेम्परेचर पे ही सॉल्व करवा देगा। इज दैट थिंग क्लियर? दिस इज द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट। कोई दिक्कत? फाइन। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कैटलिस्ट के टाइप्स। सो द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज, लेट्स हैव इट। So next is types of
कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। सो अल्टीमेटली हमारे पास दो टाइप के कैटालिसिस देखने को मिलते हैं। द वेरी फर्स्ट इज होमोजीनियस कैटालिसिस and the second one is heterogeneous catalysis. So नाम से ही क्लियर है, होमो का मतलब होता है सेम, फाइन। सो होमोजीनियस कैटालिसिस क्या है? द कैटालिसिस, मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं, यहां लिख देता हूं homo means same. So the catalysis in which both reactant and catalyst are in the same phase. बेसिकली वो कैटालिसिस जिसके अंदर रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट दोनों सेम फेज के अंदर है। यहां पे मतलब समझेंगे इस चीज का, SO2 के अंदर अगर हम O2 डाल रहे हैं तो ये बन रहा है हमारे पास SO3, फाइन। इफ वी बैलेंस दिस रिएक्शन दिस कम्स आउट टू बी दिस थिंग। अगर मैं यहां पे NO डालता हूं, देखिए ये चीज गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है एंड ये भी गैसियस है। इफ कैटलिस्ट, यहां पे NO एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है एंड इफ द कैटलिस्ट एंड द रिएक्टेंट आर इन द सेम फेज, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, दे आर इन द सेम फेज, देन इट इज नोन एज होमोजीनियस कैटालिसिस। क्या कहते हैं इसे? होमो मींस सेम, जिसका फेज सेम है, जिसके रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट का फेज सेम है, उसे बोला जाता है होमोजीनियस कैटालिसिस। देन हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सो द कैटालिसिस in which reactant and catalyst are in different phase. वो कैटालिसिस जिसके अंदर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट डिफरेंट फेज में है उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्लियर? जैसे इसी एग्जांपल के अंदर अगर मैं बात करूं, 2SO2 plus O2 becomes 2SO3। अब यहां पे अगर हम बात करें, SO2 हमारे पास क्या है? गैसियस स्टेट में, पर जरूरी नहीं है। देखो यहां पे अगर मैं प्लेटिनम सॉलिड, ये तो गैसियस है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। देखो सेम रिएक्शन है, मैं जानबूझ के मैंने सेम रिएक्शन लिया है, रिएक्शन और भी लिया जा सकता है। जैसे N2 plus 3H2 becomes 2 अमोनिया, फाइन, अपना फेवरेट रिएक्शन है यार। N2 plus 3H2 becomes 2 अमोनिया, ये गैसियस है, ये गैसियस है, ये गैसियस है, पर Fe कैटलिस्ट यूज होता है यहाँ पे, आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, और आयरन नेचर में क्या है? सॉलिड। एग्जांपल और भी ले सकता था मैं, पर मैंने जानबूझ के ये वाला एग्जांपल लिया है। इन दोनों के अंदर फर्क समझेंगे। देखो सेम रिएक्शन के अंदर SO2 के अंदर O2 डाला है मैंने, SO2 के अंदर O2 डाला है एंड यहाँ पे NO गैसियस है, यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड है। ये जो चीज है ये गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस है, ये गैसियस है, ये भी गैसियस है। इफ बोथ आर गैसियस दिस इज होमोजीनियस। अगर रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम फेज में है तो इसे होमोजीनियस कैटालिसिस बोला जाता है, एंड अगर वो डिफरेंट फेज में है तो उसे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बोला जाता है। कोई दिक्कत, बहुत ही ज्यादा आसान काम है यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान काम है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बहुत ही ज्यादा आसान चीज है। यहाँ पे सेम एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ आता है। ये गैसियस है, ये भी गैसियस है, तो होमोजीनियस आ गया है। ये सॉलिड है, ये गैसियस है, तो ये हेट्रोजीनियस आ गया है। इज दैट थिंग क्लियर? ये भी हो सकता था कि यहाँ सॉलिड और यहाँ कुछ गैसियस आ जाए, मतलब लिक्विड भी आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फेज नहीं होना चाहिए, बस कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल मैंने लिख दिया है यहाँ पे। देन मूव करते हैं आगे कैटालिस्ट के टाइप पे। ये तो हमारे पास हो गया कैटालिसिस, यानी कि तो प्रोसेस कितने टाइप का है, प्रोसेस दो टाइप का हो गया।
देन हम बात करते हैं कैटलिस्ट कितने टाइप का होता है। लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। सो नेक्स्ट बेसिकली टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सिंपल यार, कैटालिसिस पूरा पार्ट ही बहुत ज्यादा सिंपल है। छोड़ो सरफेस केमिस्ट्री ही बहुत ज्यादा सिंपल है। फाइन, छोड़ो केमिस्ट्री ही बहुत ज्यादा सिंपल है। लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। सो बेसिकली कैटलिस्ट के अंदर यार हम तीन टाइप्स पढ़ने वाले हैं। फाइन, द वेरी फर्स्ट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट, सेकेंड वन इज नेगेटिव कैटलिस्ट एंड थर्ड वन इज ऑटो कैटलिस्ट। फाइन, वैसे तो नाम से क्लियर हो गया काफी लोगों को तो, है ना, क्योंकि जो चीज नाम से क्लियर नहीं हुई उसका नाम है ऑटो कैटलिस्ट एंड दिस वी हैव डन इन द प्रीवियस चैप्टर। ये हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर किया था, बट स्टिल आई एम गोना रिपीट इट अगेन। अगर कोई बंदा चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ के आया है तो वैसे तो उसे पढ़ के आना चाहिए, पर स्टिल कोई बात नहीं, हम ऑटो कैटलिस्ट को क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। पर सुनेंगे सबसे पहले व्हाट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट। Fine. So basically a positive catalyst that increases the rate of reaction, नाम से ही क्लियर है, that is doing a perfect positive work, जो एक पॉजिटिव काम कर रहा है। पॉजिटिव काम क्या है, कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन को तेज करना। फाइन, सो which increases the rate of reaction is known as पॉजिटिव कैटलिस्ट। फाइन, जैसे अगर हम एग्जांपल करें तो यही जो एग्जांपल हम पहले कर रहे थे, यानी कि SO2 में O2 डाला तो ये हमारे पास SO3 बन गया। यहां प्लेटिनम जो काम कर रहा था दैट इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। प्लेटिनम हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को यहां कर रहा था इंक्रीज, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। फाइन, सो पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर इंक्रीज कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो इसका मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट इज दैट थिंग व्हिच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि बड़ा सिंपल सा फंडा है, व्हिच डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। फाइन, सोचने की बात है यार, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज भी करता है? यस, डेफिनेटली। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज है, अगर हम कैटलिस्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन पे जाएं, कैटलिस्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन पे जाएं, जिसका नाम है व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन को बदल दे, उस चीज को बोला जाता है कैटलिस्ट। जो पॉजिटिव वे में ले, यानी कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, दैट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट, एंड जो डिक्रीज कर दे दैट इज नेगेटिव कैटलिस्ट। एंड नेगेटिव कैटलिस्ट का वैसे एक और नाम भी होता है जिसका नाम है इनहिबिटर। हम ज्यादातर जहां कैटलिस्ट लेते हैं उसका मतलब यही होता है कि ये पॉजिटिव वे में यूज हो रहा है, क्योंकि अगर हमें कहीं ये लिखना हो ना कि ये नेगेटिव यूज हो रहा है, तो हम ज्यादातर उसे क्या बोल देते हैं कि लाइक दिस इज इनहिबिटर, दिस इज नॉट कैटलिस्ट। फाइन, जनरली हम ऐसा बोलते हैं। वैसे नेगेटिव कैटलिस्ट को इनहिबिटर बोला जाता है। क्लियर? सो हम डिफाइन कर सकते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट जैसी चीज को डिफाइन किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ज्यादातर मैं आपको बता रहा हूं, जनरल सेंस में हम क्या करते हैं कि अगर वो चीज पॉजिटिव वे में यूज हो रही है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, तो हम उसका नाम देते हैं कैटलिस्ट। अगर घट रहा है तो हम उसका नाम देते हैं इनहिबिटर। क्लियर? जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं H2O2 के डीकंपोजिशन का, दैट इज H2O plus O2, यू कैन बैलेंस इट, पर यहां H3PO4 plus ग्लिसरॉल, H3PO4 plus ग्लिसरॉल, ये यार ऐसी चीजें हैं जो डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये कौन सी रिएक्शन है, डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो मैं बड़ी सिंपल भाषा में कह सकता हूं H3PO4 plus glycerol is acting as a negative catalyst for the decomposition of हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए ये एक नेगेटिव
कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? नाउ मूव टू द थर्ड थिंग दैट इज ऑटो कैटलिस्ट। यार एक और बार अगर मैं लेट मी रिवाइज इट, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये रिएक्शन 10 मिनट में होनी है तो 20 में होगी, या 30 में होगी, या 40 में होगी, या 50 में होगी, या 60 में होगी, 70 में होगी, यानी कि अब रिएक्शन को टाइम लगेगा। बड़ा सिंपल सा फंडा। और अगर ये रिएक्शन पहले 10 मिनट में हो रही थी तो अब 5 में हो जाएगी या 7 में हो जाएगी। फाइन, दिस इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। देन ऑटो कैटलिस्ट, फाइन, ये बात हम वैसे आपको याद होगा पिछले उसमें भी कर चुके हैं। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब होता है व्हेन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। फाइन, ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है? व्हेन the product formed is acting as an catalyst। फाइन, इस लाइन से मैंने बेसिकली इसको चैप्टर नंबर 4 में समझाया था कि अगर प्रोडक्ट जो बना है अब वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, हम उसे क्या बोलते हैं? ऑटो कैटलिस्ट। फाइन, हम अपनी पुरानी एग्जांपल को रिकॉल करते हैं जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। कौन सी एग्जांपल थी? हमने पढ़ा था बेसिकली KMnO4 का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर? सो व्हाट वी हैव रेड इज KMnO4। मेरे पास जगह थोड़ी कम है, जगह कम है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2C2O4, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2C, ये ऑक्सैलिक एसिड है, COH अल्टीमेटली दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, COOH। फाइन, सो ये तो बेसिकली एसिडिक मीडियम है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। दिस इज जस्ट एन एसिडिक मीडियम। फाइन, सो इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा था? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज K2SO4, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज K2SO4 H2O CO2 प्लस MnSO4, जिसमें मेरे काम की जो चीज थी ना वो ये थी MnSO4। यार इसमें हमने बेसिकली पढ़ा था ये रिएक्शन शुरू में बहुत स्लो है, ये रिएक्शन शुरू में बहुत स्लो है। स्लो का मतलब क्या है कि इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं डाला हुआ, शुरू में इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं डाला हुआ, धीरे धीरे ये प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है MnSO4 एंड नाउ इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट एक ऐसी चीज है जो खुद तो कंज्यूम होती नहीं है। फाइन, व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कैटलिसिस? व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। सो ये हो गया कैटलिस्ट का डेफिनेशन। भाई खुद कंज्यूम नहीं होना है। अब MnSO4 जो बन रहा है वो खुद कंज्यूम नहीं हो रहा, पर वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। यानी कि ये रिएक्शन पहले स्लो था, जैसे ये प्रोडक्ट बना और तेज हो गया, और तेज हो गया तो और प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट बना तो और तेज हो गया, और प्रोडक्ट बना और तेज हो गया, और तेज हो गया तो और प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट बन गया तो और तेज हो गया। यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वही एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं है। नया जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वही हमारे लिए एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो दिस थिंग इज नोन एज ऑटो कैटलिस्ट। कोई भी दिक्कत? क्लियर? तो ये एक ऐसा रिएक्शन होता है, ऑटो कैटलिस्ट का जो रिएक्शन होता है वो ऐसा रिएक्शन होता है जिसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है। रीजन फॉर दैट इज ये पहले बहुत स्लो है, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता है और कैटलिस्ट बन रहा है, और कैटलिस्ट और रिएक्शन और रिएक्शन और कैटलिस्ट और कैटलिस्ट और रिएक्शन, तो बेसिकली ये बहुत तेज होता रहता है। क्लियर? कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट, सो बेसिकली कैटलिस्ट के अंदर यार कुछ ऐसी चीजें भी हैं पढ़ने वाली जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इफेक्ट डाल रही हैं। यार ये क्या चीज है? सोचने वाली बात है। यहां तक तो यार हम कैटलिस्ट की आज तक हम बात करते आए हैं कि कैटलिस्ट वो चीज है जो रिएक्शन को तेज कर रहा है, पर यहाँ पे अक्सर ऐसी चीजें भी पढ़ी जाती हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कि ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कैटलिस्ट को तेज कर देती हैं, कि उसको देख के कैटलिस्ट कहता मैं अब काम करूंगा। फाइन, सो बेसिकली ऐसी भी चीजें हैं जो कैटलिस्ट की वर्किंग को इफेक्ट डालती हैं। लेट्स मूव टू दैट डेफिनेशन, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंगली लेट्स मूव टू दैट थिंग।
सो कुछ इंटरेस्टिंग डेफिनेशंस में हमारे पास बेसिकली दो डेफिनेशंस हैं, दैट इज प्रोमोटर्स, जिसको हम एक्टिवेटर्स भी बोलते हैं। इसके अगेंस्ट में हमारे पास एक चीज है दैट इज पॉइजन्स, जिसको हम एंटी कैटलिस्ट भी बोलते हैं। फाइन, बहुत ही जबरदस्त दो डेफिनेशन है। यानी कि यार अब तक कैटलिस्ट क्या था? अब तक कैटलिस्ट एक ऐसी चीज थी जो खुद लड़ाई नहीं कर रहा, किसी की लड़ाई तेज करा सकता है। फाइन, अब ये एक ऐसी चीज है जिसको देख के वो जो बचोला है और ज्यादा सतर्क हो जाता है कि मेरे को ये काम करना है। यानी कि प्रमोटर खुद तो कैटलिस्ट नहीं है, एक्टिवेटर, प्रमोटर या एक्टिवेटर खुद तो कैटलिस्ट नहीं है, पर इसको देख के कैटलिस्ट अपनी रिएक्टिविटी को, अब कैटलिस्ट अपनी एक्टिविटी को तेज कर देता है। अभी भी बोल रहा हूं, कैटलिस्ट रिएक्ट नहीं करेगा, पर कैटलिस्ट जो अपना काम कर रहा था ना उसको और तेज कर देगा। फाइन, यानी कि दीज आर द substances which are not catalyst themselves, but their presence increases the activity of catalyst। ये शब्द देखेंगे क्या लिखे हैं मैंने, ये खुद कैटलिस्ट नहीं है। These are the substances, those are not catalyst, these are the substances which are not catalyst। ये खुद कैटलिस्ट नहीं है, याद रखना। एक्टिवेटर एंड प्रमोटर इज नॉट अ कैटलिस्ट, पर इनके होने से कैटलिस्ट अपनी रिएक्टिविटी को तेज कर देगा, कैटलिस्ट अपनी एक्टिविटी को तेज कर देगा। वो काम कैटलिस्ट कह रहा था कि मैं इस रिएक्शन को 10 की बजाय 5 मिनट में करा सकता हूं, और अगर उस कैटलिस्ट ने प्रमोटर को देख लिया, वो कहता मैं तो अब 2 मिनट में ही करा दूंगा। ये एक ऐसी चीज है जिसको देख के कैटलिस्ट के अंदर शक्ति आ जाती है कि मैं यार ये काम बस बहुत तेजी से करा दूंगा। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल N2 प्लस 3H2, हमारा फेवरेट रिएक्शन है। N2 प्लस 3H2 बिकम्स 2 अमोनिया में Fe एक कैटलिस्ट है, अगर आपको पता हो तो। हमने अभी अभी बात करी है, Fe इज अ कैटलिस्ट हियर, पर मॉलिब्डेनम इज अ प्रमोटर हियर। अगर आप इस हेबर प्रोसेस के अंदर, अगर आप इस हेबर प्रोसेस के अंदर Fe कैटलिस्ट के साथ साथ मॉलिब्डेनम भी डाल दें तो उससे Fe जो है अपना काम तेज कर देगा, और Fe का काम अगर तेज हो गया तो रिएक्शन और तेज हो जाएगा। यानी कि अगर, अच्छा एक और बात समझाता हूं, अगर Fe नहीं डाला हुआ, सपोज Fe नहीं डाला हुआ, सपोज Fe नहीं डाला हुआ, तो मॉलिब्डेनम कुछ नहीं कर सकता। अब समझिए इस लाइन को, मॉलिब्डेनम कैटलिस्ट नहीं है, क्योंकि Fe नहीं डाला तो मॉलिब्डेनम कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर अगर Fe डाला है तो मॉलिब्डेनम को देख के Fe की ऊर्जा बढ़ गई, Fe की शक्ति बढ़ गई, मैं अब उड़ा दूंगा। कैटलिस्ट की ताकत को बढ़ाने के लिए, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो चीज यूज करी जाती है उसे बोला जाता है प्रमोटर। क्लियर? सिमिलरली ये क्या है, पॉइजन्स। कोई बात है, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं N2 आगे लिख देता हूं। Fe कैटलिस्ट है यहां पे, पर CO प्लस H2S या स्लैश H2S, दिस इज बेसिकली कैटालिटिक पॉइजन्स। फाइन, सो ये क्या फंडा भाई। नाउ पॉइजन, बिल्कुल सेम बात है, बिल्कुल सेम बात की पॉइजन खुद एक कैटलिस्ट नहीं है।
यानी कि अगर Fe नहीं डाला हुआ तो इसके डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट है और वो इसको देख लेगा तो वो काम नहीं करेगा। मतलब कैटलिस्ट को डर है इससे, अगर कैटलिस्ट इसको देख लेता है तो कैटलिस्ट अपना काम करना भूल जाता है। और यहां मतलब प्रमोटर यार क्या कह सकते हैं, कैटलिस्ट की गर्लफ्रेंड है, उसको देख के उसको और मन करता है कि काम करो। बेसिकली यहाँ ये उसका डर है। सो बेसिकली जब कैटलिस्ट इसको देख लेता है तो अपना काम भी भूल जाता है, कोई दिक्कत। सो अल्टीमेटली पॉइजन इज व्हाट, एक ऐसी चीज जो खुद कैटलिस्ट नहीं है, खुद कैटलिस्ट नहीं है, पर अगर वो होगी तो कैटलिस्ट को भी ढंग से काम नहीं करने देगी। ठीक है ना, पॉइजन एक ऐसी चीज है, मतलब मेल है या फीमेल कोई बात नहीं, पॉइजन एक ऐसी चीज है जो खुद तो कैटलिस्ट नहीं है, पर अगर वो होगा या होगी तो वो कैटलिस्ट को भी ढंग से काम नहीं करने देगी। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत हो, दैट इज नोन एज कैटालिटिक पॉइजन। नाउ ऐसा क्या होता है, सोचने की बात है यार, कि प्रमोटर ऐसा क्या करता है कि कैटलिस्ट तेज काम करने लग जाता है, एंड पॉइजन ऐसा क्या काम करता है कि कम काम होने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है। सो द फैक्ट्स सपोर्टिंग दिस थ्योरी इज, मैं थोड़ी सी जगह बना सकता हूं यहाँ पे, फैक्ट्स दैट सपोर्ट द थ्योरी। सपोज हमें यार किसी सरफेस पे एडजॉर्प्शन कराना, तो ये एडजॉर्प्शन सरफेस था बेसिकली, तो ये जो प्रमोटर है या एक्टिवेटर है ना, यहां आके बैठ जाते हैं। अब यहां आने के कारण ये जो सरफेस फॉर द एडजॉर्प्शन था, बढ़ गया। ये एक सरफेस था, सरफेस के पार्टिकल से वो इनके बीच में आके बैठ जाता है। बीच में आने के चक्कर में क्या होता है, सरफेस फॉर द एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। अगर सरफेस बढ़ेगा ना तो एडजॉर्प्शन जल्दी से होगा, एडजॉर्प्शन जल्दी से होगा तो कैटालिसिस जल्दी से होगा। इस बात को थोड़ा कल भी रिलेट किया जा सकता है, बिकॉज कल के लेक्चर में मैं ये बताऊंगा कि एडजॉर्प्शन और कैटालिसिस कैसे जुड़े हुए हैं। पर आज के लिए आप थोड़ा सा ये बात समझिए कि अगर ये जो पार्टिकल्स पड़े हैं सरफेस के, उसके बीच में आके प्रमोटर रह गया तो वो सरफेस, ये जो सरफेस अब बढ़ गया है, इसको मैं डार्क कर रहा हूं, देखिए ये जो सरफेस है बेसिकली अब बढ़ गया है, अवेलेबल फॉर द एडजॉर्प्शन बढ़ गया है। जबकि यहां क्या होता है, पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आके बेसिकली इनहिबिटर जो है, पॉइजन जो है आगे बैठ जाता है। ये मैं काला कर रहा हूं बेसिकली, तो यहां आके पॉइजन ऊपर जाके खुद एब्जॉर्ब होके बैठ जाता है और नया एब्जॉर्प्शन जो एक्चुअली में होना चाहिए था, रिएक्शन में होना चाहिए था, उसे नहीं होने देता। ये चीज क्या है, पॉइजन है। ये खुद ही एब्जॉर्ब होके आ गया तो अल्टीमेटली सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन, सरफेस फॉर एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज। So this is a fact supporting this theory is प्रमोटर जो होते हैं ये के बीच में आके सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, जबकि ये पॉइजन जो होता है वो खुद जाके एब्जॉर्ब हो जाता है और सरफेस एरिया जो अवेलेबल है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। इज दैट थिंग क्लियर? सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स एंड पॉइजंस। क्लियर? सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसी चीज जो खुद कंज्यूम ना होके रिएक्शन को तेज या स्लो कर सकती है। देन होमोजीनियस कैटलिसिस जिसमें सारी चीजें सेम फेज में है, हेट्रोजीनियस जिसमें अलग अलग फेजेस में है। देन पॉजिटिव कैटलिस्ट जो इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव जो डिक्रीज कर रहा है, ऑटो कैटलिस्ट जिसका प्रोडक्ट एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, प्रमोटर जो खुद कैटलिस्ट नहीं है पर उसके होने से कैटलिस्ट तेजी से काम करता है, एंड देन पॉइजन जो खुद कैटलिस्ट नहीं है पर इसके होने से कैटलिस्ट अपना काम ढंग से नहीं कर पाता। फाइन। सो ये हुआ आज का लेक्चर समाप्त ऑन कैटालिसिस। अभी कैटालिसिस खत्म नहीं हुआ है, कल हम करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर कनेक्शन विद द एडसॉर्प्शन, यानी कि हेट्रोजीनियस थ्योरी फॉर द एडसॉर्प्शन, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस थ्योरी फॉर द एडसॉर्प्शन। कोई दिक्कत, टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। एंड यार अपनी ऐप आने वाली है बहुत जल्दी, हमारी ऐप आने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब आ जाएगा मैं आपको डेफिनेटली इसको दोबारा से अपडेट कर दूंगा। टिल देन यूट्यूब पे पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। किसी को कोई दिक्कत है तो यू कैन डेफिनेटली पिंग मी अप। थैंक यू सो मच।